नमस्कार, स्वागत है आप सबका शुभ वार्ता चैनल में। आज हम बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। बायोलॉजी का ये पहला क्लास है। आज हम बायोलॉजी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बायोलॉजी जो शब्द है, ये बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा में दो शब्द, एक बायोस और दूसरा लोजस, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। बायोस का अर्थ है ऑल लिविंग, सभी सजीव या जीवित। लोजस का अर्थ है टू स्टडी। तो बायोलॉजी शब्द जीव विज्ञान, विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। 1801 ईस्वी में लेमार्क और टेबिरेनस दो वैज्ञानिक थे, जीव वैज्ञानिक। उन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया था। इससे पहले हम लोगों को जीव विज्ञान शब्द के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। हालांकि अरस्तु को इसका जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से जीवों का वर्गीकरण किया था। साथ ही जीव विज्ञान के क्रमबद्ध विकास के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर जीव विज्ञान की भाग की बात करें तो जीव विज्ञान में बहुत सारे भाग होते हैं, लेकिन जो मेजर भाग है इसे हम दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक हुआ जंतु विज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं, और एक हुआ वनस्पति विज्ञान, जिसे बोटानी बोलते हैं। जंतु विज्ञान जूलॉजी, इसका जनक अरस्तु को ही माना गया है क्योंकि अरस्तु ने एक किताब लिखी थी, हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया, हिस्टोरी ऑफ एनिमलिया। इसमें उन्होंने 500 से अधिक जंतुओं का नाम का उल्लेख किया। अपने पुस्तक में उन्होंने 500 से अधिक जंतुओं का उल्लेख किया था। इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ग्रीक वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरा। इसमें भी उन्होंने 500 या उससे भी ज्यादा वनस्पति या पादप के बारे में वर्णन किया था अपनी किताब में। उसके बाद इन्होंने और भी पुस्तक लिखी थी, जैसे लाइफ ऑफ ट्री, उसके बाद कॉस ऑफ ट्री, जिसके कारण थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन अगर जीव विज्ञान का जनक बोलेंगे तो दोनों में ही जिनका योगदान सबसे ज्यादा है अरस्तु, ग्रीक दार्शनिक, ग्रीक वैज्ञानिक अरस्तु को इसका जनक माना जाता है। सजीवों के कई सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे सजीव को हम देख के ही बता सकते हैं कि उसमें गतियां हैं, वे श्वसन करते हैं, वे पाचन या पोषण करते हैं, वे उत्सर्जन करते हैं अपशिष्ट पदार्थों का, वे श्वसन के साथ साथ गैसों और जो विभिन्न खनिज पदार्थ है उसका परिवहन होता है उसके शरीर में। तो बहुत सारे हम लोग साधारण भाषा में जानते हैं जीवों के लक्षण के बारे में, जैसे जीव की मृत्यु होती है, जीव छोटा से बड़ा होता है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जीव के ये साधारण लक्षण है। लेकिन वैज्ञानिक या विज्ञान के आधार पर अगर हम सजीव और निर्जीव में विभेद करें तो सजीवों के कुछ गुण होते हैं, जिसके आधार पर ही हम उसे सजीव की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे प्रत्येक जीव में जीवित कोशिका हो। देखिए, कोशिका सभी जीवों का मूलभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सजीव, प्रत्येक सजीव, संसार के प्रत्येक सजीव कोशिका से मिलकर ही बने होते हैं। चाहे आप प्लांट ले लीजिए, चाहे आप एनिमल ले लीजिए, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी लीजिए, सब में कोशिका संगठन होते हैं। जीव द्रव जीवन का मूल आधार है। जीव द्रव के बिना कोशिका मृत हो जाती है। कोशिका मृत तो जंतु या पादप भी मृत हो जाएगी। कुछ कुछ अपवाद हैं, जैसे विषाणु या वायरस, जो कोशिका विज्ञान के एक अपवाद है, कोशिका सिद्धांत के एक अपवाद है। तो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो सभी जीवों में जीव द्रव होना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रत्येक जीव में उपापचयन की क्रिया होनी चाहिए, मेटाबॉलिज्म। जीव में रासायनिक क्रियाएं होती रहती है। इस रासायनिक क्रियाओं को हम उपापचयन या मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। प्रत्येक जीव के शरीर में कुछ न कुछ जैव रासायनिक क्रियाएं होती रहती है।
तो ये सजीवों का एक मूल लक्षण है। श्वसन, देखिए हम लोग श्वास के बिना जीवित नहीं रह सकते। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो त्वचा से श्वसन करते हैं, गलफपरों से श्वसन करते हैं, कोई नाक से श्वसन करते हैं, लेकिन श्वसन करना अत्यंत आवश्यक है जीवों के लिए। पादपों की बात करें तो पादप भी पत्तियों के सहारे श्वसन करते हैं, कोई कोई तनों के सहारे भी श्वसन करते हैं, लेकिन श्वसन सभी जीव करते हैं। इसीलिए जीवों की संज्ञा देंगे तो श्वसन अत्यंत आवश्यक है। पोषण, हम जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ का उपभोग करते हैं। खाद्य पदार्थ के उपभोग के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषित, एक परपोषित। स्वपोषित जितने भी पादप स्वपोषित में आते हैं कुछ अपवाद को छोड़कर, और परपोषी में हम लोग जीव जितने भी जंतुएं आते हैं, मनुष्य आते हैं, सब परपोषी के अंतर्गत आते हैं। मतलब पोषण चाहे पादप हो या जंतु हो सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। पोषण से ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में हमें मिलता है, आगे इसकी ही चर्चा करेंगे। साथ ही वृद्धि, प्रत्येक जीव वृद्धि करते हैं। इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, हम लोग अगर मनुष्य की बात करें या जंतुओं की बात करें तो छोटा से बड़ा हम देखते हैं, पादपों को भी बीज से छोटा से बड़ा होते हुए देखते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी वृद्धि हमें नजर नहीं आती है, लेकिन नवीन वृद्धि होने के बाद उनमें वृद्धि होती है। कैसे समझिए, अगर हम एक कमरा को एक कोशिका समझ लें तो कोशिका विभाजन बहुत सारे एक कोशिकीय को छोड़ दें, जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें कोशिकीय विभाजन होते हैं। अगर इस कमरे को हम कोशिका मान लें तो जब कोशिका विभाजन होती है तो सेम प्रकार के ही एक और कमरा बन जाएगा। इसका मतलब है इस कमरा का आधार नहीं, एक अलग कमरा जब बन जाएगा तो इसमें उस आकार की भी वृद्धि होगी। इसी तरह से कोशिका बढ़ते बढ़ते उत्तक का निर्माण करते हैं, इस तरह से जीव तंत्र बनते हैं। तो इसीलिए वृद्धि तो अत्यंत आवश्यक है, और वृद्धि होगा ही होगा जीव में, गति भी होगा। कैसे, जैसे हम लोग एक तो ऐसे ही चलते हैं एक स्थान पे दूसरे स्थान पे, साथ ही अपने शरीर का भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमारे शरीर में जो मूवमेंट होता है, जैसे पादपों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, लेकिन वो भी अपने इच्छा अनुसार अपने अंगों को हिला डुला सकते हैं। तो सीधी सी बात है, जितने भी सजीव होते हैं उनमें गति जरूर होंगी, निर्जीव में गति नहीं होती है। फिर से बताते हैं, वायरस इसका अपवाद है, क्योंकि ये सजीव और निर्जीव के बीच एक योजककारी का काम करते हैं। तो वायरस को अगर छोड़ दे तो सभी जो जीव है वो गति करते हैं। प्रजनन, जितने भी जीव होते हैं वो अपने से एक नए जीव का निर्माण करते हैं। मनुष्य प्रजनन क्रिया करते हैं, पौधे बीज से पौधे बनते हैं। प्रजनन करके जीवाणु हो या कोई भी जीव हो, वो अपने से एक नए जीव का निर्माण करते हैं। इसी को हम प्रजनन बोलते हैं। इस प्रजनन क्रिया के द्वारा जीवों की वृद्धि भी होती है। संसार में एक से कई सारे एक तरह के जीव नहीं न रहते हैं, मनुष्य जैसे बहुत सारे हैं, पौधे भी बहुत सारे हैं एक प्रकार के, उसी तरह से जितने भी जीव है वो प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ये सिर्फ जीव या सजीव में ही इसका गुण, इस गुण का लक्षण मिलता है, जो निर्जीव में हमें नहीं मिलता है। साथ ही उत्सर्जन, जितने भी हमारे शरीर में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जितने भी अपशिष्ट पदार्थ शरीर में जमा रहते हैं, इसका हम लोग उत्सर्जन के द्वारा त्याग करते हैं। चाहे मलमूत्र हो, पसीना हो, या कोई भी वायु पदार्थ जो कोशिका अपने अंदर नहीं लेते हैं, उसे बहुत सारे क्रियाओं, जैसे परासरण नाम सुनेंगे, बहुत सारे ऐसे क्रियाओं के कारण उसका उत्सर्जन करते हैं। कोशिका भी उत्सर्जन करते हैं, और कोशिका का ये उत्सर्जन इसलिए हो पाता है क्योंकि कोशिका अर्धपारगम्य झिल्ली के बने होते हैं। खाद्य पदार्थ वो गैसों का परिवहन, देखिए खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, ग्रासली से खाते हैं, ये अमाशय की ओर जाता है, फिर मलमूत्र से हम लोग त्याग देते हैं। साथ ही गैसों का भी, जितने भी कोशिका है उसमें भी गैसों का विनिमय होता है। अगर सजीव में ये गुण नहीं होंगे, खाद्य पदार्थ और गैस का परिवहन नहीं होगा, सजीव को न तो एनर्जी मिलेगी और नहीं सजीव अपने अंगों का या कोशिका, अपने जो कोशिकांग है उनका सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो निर्जीव वस्तु मानी जाएगी। इसके बाद कोशिका में या फिर जीव जंतु में नियंत्रण एवं समन्वय क्रिया होती है। सभी जीव में उत्तेजनशीलता भी होती है। आप किसी जीव को ऐसे करके करिए, उसको दुख दर्द सब होता है, उसमें उत्तेजनशीलता होते हैं, अनुकूलन, वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। मनुष्य को की बात करें अगर, जैसे हम लोग इस जगह रहते हैं इंडिया में तो ढल लिए, दूसरे विदेश में रहते तो ढल जाते हैं। गर्मी आती है तो अपने आप को ढाल लेते हैं, सर्दी आती है तो अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर हम पानी में भीगते हैं तो ढाल लेते हैं, सूख जाता है हमारा शरीर का स्किन तो हम लोग अपने आप को ढालते हैं। तो अनुकूलन की ये जो विशेष गुण है ये सिर्फ सजीवों में पाई जाती है, निर्जीव में नहीं पाई जाती है। साथ ही जीवन चक्र, प्रत्येक जीव जिनका जन्म हुआ है, जिनका निर्माण हुआ है, उनकी मृत्यु निश्चित है। जीवन चक्र सजीव का एक अभिन्न लक्षण है,
जिसको अगर हम विज्ञान भाषा में नहीं भी समझेंगे तो साधारण भाषा में ये समझ सकते हैं कि प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है, चाहे पादप भी क्यों न हो, जीवाणु ही क्यों न हो या फिर कोई और क्यों नहीं हो। तो ये सभी गुण, वैज्ञानिक गुण के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि ये सजीव है और बाकी निर्जीव है। सजीवों की बात करें तो हम लोग बायोलॉजी में इसका पढ़ते हैं, जितने भी सजीव है इसका अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं। और अगर निर्जीव की बात करें तो हम उसका केमिस्ट्री में इसका उल्लेख मिलता है, जैसे धातु हुआ, जैसे अधातु हुआ, इस सब का हम लोग जो वर्णन है ये केमिस्ट्री में देखेंगे। फिजिक्स में भी बहुत सारे निर्जीव वस्तु के गुणों का बारे में, उसके बाद जो वैज्ञानिक क्रियाएं होती है या फिर जो भी वस्तु में जो एक गुण होता है, ये अभिगुण को हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से सजीवों के लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ लिए। जीव समुदाय के अध्ययन के लिए हम जीव समुदाय का वर्गीकरण करते हैं ताकि एक जैसे एक गुणों, एक संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके, सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके। जीव विज्ञान के इस सुव्यवस्थित तरीके से वर्गीकरण के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम जैविक समुदाय का वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर विभाजन किया था। जीव को उन्होंने दो तरह से बांटा, एक पादप, एक जंतु। उनके मापदंडों के आधार पर पादप का भी उन्होंने 3 विभेद किए थे। इसमें से एक पादप होते हैं सांप प्रकार के, एक झाड़ी प्रकार के, एक वृक्ष प्रकार के। और जंतु का उन्होंने किस तरह से किया था, जिसके पास लाल रक्त है, जिसके पास लाल रक्त नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक आधार पर देखें तो ये अभी भी जीवधारियों के एक मापदंड ही है। बहुत जीवों के पास लाल रक्त है, बहुत जीवों के पास लाल रक्त नहीं है। शाक, झाड़ी, वृक्ष, पादप के भी प्रकार अभी भी है। ये उस वक्त की बात है, अरस्तु ने ये विभेदन किया था। ये उस वक्त की बात है जब हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे, हमारे पास रिसर्च करने के स्रोत बहुत कम थे। उस वक्त भी अरस्तु ने वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर यह विभेदन किया था। उन्होंने सुव्यवस्थित तरीके से जीवों का वर्गीकरण अपनी पुस्तक में किया था, इसीलिए अरस्तु को हम लोग जीव विज्ञान का पिता मानते हैं। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलिस जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलिस लिनियस ने की थी। उन्होंने द्विजगत नामकरण की द्विजगत पद्धति सबको दिया था, जिसके अनुसार जीवधारियों को 2 भागों में बांटा गया था, एक है जंतु, एक है पादप। उन्होंने अपने इन अध्ययनों का वर्णन अपने प्रसिद्ध पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी और जेनेरा पैलेंटरम में की थी। जीव समुदाय के आधुनिक वर्गीकरण के कारण कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। उन्होंने 1753 ईस्वी में जीवधारियों के नामकरण पद्धति की शुरुआत की थी, जिसके अनुसार जीवधारियों के नामकरण के 2 भाग होते हैं। पहली भाग वंश, जिसे जेनेरा, दूसरी भाग जाति या स्पेसिस। इसको इस तरह से समझिए कि होमो सेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। इसमें होमो पहला शब्द वंश का द्योतक है, जबकि सेपियंस जाति का द्योतक है। इस तरह से उन्होंने जीवधारियों का नामकरण की पद्धति की भी शुरुआत की थी। आइए देखते हैं जीवधारियों का ये वर्गीकरण किसने और किस तरह से किया। कार्लस लिनियस ने इसे द्विजगत वर्गीकरण किया। उन्होंने इसे पादप और जंतु में वर्गीकृत किया। अर्नस्ट हुइकल ने एक और जगत हम लोगों को दिया, वो है प्रोटिस्टा जगत। इन्होंने 3 जगत वर्गीकरण किया था। होपलैंड ने हमें और एक नई जगत इंट्रोड्यूस किया था, वो था मोनेरा। तो इन्होंने 4 जगत वर्गीकरण किया था। व्हिटकर ने कवक जगत का हमें एक नई तरह का जगत, कवक जगत दिया था। उन्होंने इसे 5 जगत में वर्गीकृत किया था। जबकि कार्ल ऊज ने उन्होंने इसे 6 जगत वर्गीकरण किया था। आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। उन्होंने जीवधारियों के 6 तरह के वर्गीकरण किया था, 6 जगत वर्गीकरण किया था।
तो जीवधारियों का ये वर्गीकरण हम लोग देखें कि किस वैज्ञानिक ने किस कालखंड में किस तरह से जीवधारियों का वर्गीकरण किया। पादप और जंतु में कार्ल लिनियस ने द्विजगत वर्गीकृत किया। अर्नेस्ट हुइकल ने 3 जगत वर्गीकृत किया, उन्होंने एक नई जगत प्रोटिस्टा दिया। कोपलैंड ने 4 जगत वर्गीकरण किया जीवधारियों का, इसमें उन्होंने मोनेरा नाम से एक नई जगत हमें दिया। व्हिटकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया, उन्होंने मोनेरा के साथ कवक को भी शामिल किया। जबकि कार्ल ऊज ने 6 जगत वर्गीकरण किया, उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, कवक, पादप, जंतु और मोनेरा, इस तरह से उन्होंने 6 जगत वर्गीकरण किया था। तो जीवधारियों का ये वर्गीकरण अभी समाप्त होता है। आइए देखते हैं कार्ल ऊज का 6 जगत वर्गीकरण क्या था। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में बांटा। एक डोमेन का नाम है आर्किया, दूसरा डोमेन का नाम है बैक्टीरिया, तीसरा डोमेन का नाम है यूकेरिया। आर्किया ग्रुप में उन्होंने आर्का बैक्टीरिया को रखा, जबकि बैक्टीरिया समूह में उन्होंने यू बैक्टीरिया को रखा। प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी को रखा। ये था कार्ल ऊज का 6 जगत वर्गीकरण। आधुनिक जीव विज्ञान के वर्गीकरण की सर्वाधिक मान्यता आर.एच. व्हिटकर को दी जाती है। उन्होंने जीवधारी को 5 जगत में वर्गीकृत किया था, जिसमें मोनेरा जगत, ये एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसके अंदर रखा गया है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। और ये तीनों में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। 5 जगत के वर्गीकरण में उन्होंने मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, जंतु जगत और पादप जगत। मोनेरा जगत को यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के आधार पर प्रोटिस्टा को वर्गीकृत किया गया था। कवक जगत, जंतु जगत और पादप जगत को मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के आधार पर वर्गीकृत किया था। अब हम लोग देखते हैं उनका ये जो वर्गीकरण है, उन्होंने किस आधार पर जीवों का ये वर्गीकरण किया था। सबसे पहले जीव, उन्होंने जीव का ये जो वर्गीकरण किया था कोशिका झिल्ली के आधार पर। देखिए, सबको पता है कि पादप और जंतु दोनों में कोशिका झिल्ली होती है। बहुत सारे ऐसे जीव है जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। जैसे जीवाणु का उदाहरण ले लेते हैं, उसमें कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली नहीं होती है। कोशिका भित्ति के आधार पर पादप में कोशिका भित्ति होती है, जीवाणु में होती है, लेकिन जंतु में नहीं होती है। तो ये भी एक विभाजन का एक प्रकार हो गया है, क्योंकि बहुत सारे जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। साथ ही केंद्रक झिल्ली के आधार पर भी उन्होंने विभाजन किया था। जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है उनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव रहता है, जबकि यूकैरियोटिक जितने भी जंतु हैं या जीव है सब में, सबके केंद्रक में एक सुव्यवस्थित केंद्रक झिल्ली होती है। तो उनके आधार पर भी उन्होंने विभाजन किया था। साथ ही जीवों की जितने शारीरिक संरचना है, शारीरिक संरचना के आधार पर भी उन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण किया था। पोषण के प्रकार के आधार पर भी उन्होंने जीवधारियों का वर्गीकरण किया था। साथ ही उन्होंने और एक मापदंड लिया था प्रजनन के आधार पर। उन्होंने ये कुछ मापदंडों का उपयोग किया था अपने 5 जगत जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण के लिए। तो ये था आर.एच. व्हिटकर का आधुनिक जगत में यही सर्वमान्य है जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। आइए अब हम
5 जगत वर्गीकरण को थोड़ा सा समझते हैं। मोनेरा, इसके अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया है, जीवाणु है, सभी इस जगत के अंतर्गत आते हैं। ये जीवाणु या बैक्टीरिया संसार के सभी स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे गर्म पानी के झरनों में, बर्फ, ठंडे बर्फ में, मरुभूमि में, मरुस्थल में, साथ ही समुद्र के गहरे समुद्र के पानी में भी ये जीवित रह सकते हैं, जहां दूसरे जीवों का जीवित रहना संभव नहीं है। इनमें पोषण के कई तरह का स्तर है, जिसमें स्वपोषी, रसायन संश्लेषी, होते हैं या प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, या विषमपोषी परजीवी भी हो सकते हैं। विषमपोषी परजीवी या निर्जीवी भी हो सकते हैं। इनके कुछ उदाहरण हैं। अगर इनके हम कुछ उदाहरण को देखें तो जैसे उदाहरण में सभी प्रकार के बैक्टीरिया आ जाते हैं। नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इसके उदाहरण है। मोनेरा में न तो सुविकसित केंद्रक होते हैं, न ही कोशिकांग विकसित होते हैं। इनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव पाया जाता है, हालांकि कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें केंद्रक का अभाव रहता है। मोनेरा में केंद्रक का अभाव रहता है। इसके जो कोशिकांग है ये विकसित नहीं होते हैं, अविकसित कोशिकांग। केंद्रक झिल्ली का अभाव रहता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव रहता है। हालांकि कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटिस्टा की। कहते हैं प्रोटिस्टा की। इस जगत में सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा गया है। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को रखा गया है। हालांकि इनकी जो सीमाएं हैं ये निर्धारित नहीं हो सकी है, क्योंकि ये इसको जंतु और कवक जगत के बीच रखा जा सकता है। जंतु और कवक जगत के ये जोजक कड़ी का काम करते हैं, के जोजक कड़ी का काम करते हैं, कनेक्टिंग। अच्छा, ये प्रोटिस्टा जो है इसमें पोषण जो है वो स्वपोषक, ये स्वपोषी होती है एवं विषमपोषी भी होते हैं, विषमपोषी भी होते हैं। साथ ही इनमें लैंगिक प्रजनन के द्वारा लैंगिक और कोशिकीय संलयन द्वारा लैंगिक प्रजनन कर जुग्मनज का निर्माण करते हैं। इनके अगर उदाहरण देखें तो अमीबा फेमस एग्जांपल है, पैरामेसियम, क्लोरेला, यूग्लिना। एक कोशिकीय शैवाल,
इन सबको प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करते हैं हम लोग कवक जगत के बारे में। देखिए, प्रोटिस्टा जगत की जो कोशिकाएं हैं, इसका जो कोशिका है, केंद्रक है, सुव्यवस्थित केंद्रक होते हैं, सुव्यवस्थित केंद्रक होते हैं, सुव्यवस्थित केंद्रक होते हैं। साथ ही झिल्ली युक्त कोशिकांग पर ही पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग भी प्रोटिस्टा जगत में पाए जाते हैं। ये था प्रोटिस्टा जगत का। अब हम लोग बात करते हैं कवक जगत के बारे में। देखिए, कवक जगत का जो पोषण स्तर होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कवक जगत, ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। इनमें जो पोषण का स्तर है वो स्वपोषण, आप कीजिएगा, इनमें पोषण ये परपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं। ये मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भरशील है, कार्बनिक पदार्थ पर निर्भरशील है, ये परपोषी होते हैं। इनमें जो प्रजनन की क्रिया होती है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं। इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के प्रजनन इसमें पाए जाते हैं। और बात करें कवक के बारे में, तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज, कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। इनमें एक सुव्यवस्थित कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनके उदाहरण की बात करें तो, ईस्ट, मशरूम, पेनिसिलम, इनके कुछ उदाहरण हैं। अब बात करते हैं हम लोग पादप जगत के बारे में। पादप जगत के बारे में बात करते हैं। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं। अधिकतर पादप स्वकोषी होते हैं। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके कुछ अपवाद भी है, जैसे अमरबेल का नाम आपने सुना होगा जो परपोषी है, अमरबेल, अमरबेल। घटपर्णी नाम सुने होंगे आपने, जो कीट मकोड़े को खाते हैं, तो ये कुछ उदाहरण है परपोषी के। साथ ही इनके उदाहरण में देखें तो शैवाल भी इसी के अंतर्गत आते हैं। सभी प्रकार के शैवाल, वृक्ष, झाड़ी इसके अंतर्गत आते हैं। सभी प्रकार के वृक्ष, पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ क्लोरोफिल युक्त होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषी नहीं भी होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके कुछ और उदाहरण में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके कुछ और उदाहरण बात करें तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, ये इनके कुछ उदाहरण हैं पादपों के। अब बात करते हैं जंतु जगत के बारे में। जंतु जगत ये भी बहुकोशिकीय होते हैं और ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक
यूकेरियोटिक जीव होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। साथ ही इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इनकी जो केंद्रक होते हैं वो सुव्यवस्थित केंद्रक होते हैं, और कोशिका अंगक जो या कोशिकांग जो है वो झिल्ली युक्त होते हैं। ये अधिकतर नहीं, ये पूरी परपोषी है। ये किसी और पर डिपेंडेंट है, चाहे वो पादप हो या एक जंतु दूसरे जंतु के ऊपर डिपेंड है। ये जंतु जगत में जितने भी है सब परपोषी के उदाहरण हैं। ये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भरशील है। इनके कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा, स्टारफिश, जेलीफिश, सितारा, कृमि, मछली, जंतु तो है, मनुष्य भी है। इस जगत में बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये था आर्य श्वेतकर का 5 जगत वर्गीकरण का विस्तार से थोड़ा सा बताएं। इनके बारे में एक अलग अलग चैप्टर है, जैसे जीव विज्ञान, जीवाणु के बारे में, साथ ही बैक्टीरिया हो गया, वायरस के बारे में और कवक के बारे में। पादपों के बारे में तो हम लोग पूरा पढ़ेंगे बॉटनी में। जूलॉजी में जंतु के बारे में तो पूरा अध्ययन करेंगे ही, तो इसका विस्तृत से अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो ये था जंतु जगत के कुछ उदाहरण। इस तरह से अगर हम जीवों को वर्गीकृत करें तो 5 जगत में हम लोग जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आज का ये वीडियो था जीव विज्ञान का सामान्य परिचय, कैसे हम लोग जीव विज्ञान को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कोशिका के बारे में, और असली क्लास जो नेक्स्ट वीडियो है कोशिका से, वहीं से हम लोग का शुरू होगा।